वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है अर्थव्यवस्था, इसको समझते हैं। जो वैदिक समाज था वो पशुपालन पर आधारित था, ठीक है। और पशु जो है, पशुओं को पालना है उनका मुख्य पेशा था। और याद रखिए, जो हड़प्पा संस्कृति थी वह कृषि आधारित व्यवस्था थी, ठीक है। तो पहले जो कृषि आधारित व्यवस्था थी, और वो जो है एक जगह फिक्स हो रह करके कृषि करते थे, वहाँ पे पशुपालन भी होता था, कृषि भी होती थी, लेकिन वहाँ पे कृषि जो है ज़्यादा उन्नत थी और लोग जो है एक जगह रह करके, बस्तियों में रह करके कृषि वगैरह किया करते थे। लेकिन ये जो बाद की वैदिक समाज है, ये मुख्य इनका जो पेशा था वो पशुओं को पालना था, ठीक है। यानी कि वे जो है पशुओं के चरवाहे समाज के रूप में उनको ज़्यादा जाना जाता है, और कृषि उत्पादन के रूप में उन्हें कम जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो कृषि खेती कम किया करते थे, और पशुओं को चराना वो ज़्यादा करते थे। पशुओं को पालना, उनको चराना, ठीक है। वो पशुधन पर ही अधिक निर्भर थे। और इसके कई कारण हो सकते हैं कि पर्यावरण संबंधी कारण हो सकते हैं, या कुछ सांस्कृतिक विवशता रही हुई हो, ठीक है। जो साहित्य है वैदिक काल के बारे में हमें बताते हैं, जो ऋग्वेद है, पशुपालन के जो महत्व है वो ऋग्वेद के सूक्तों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि गौधन की बात की गई है। कई सारे जो सूक्त हैं, सूक्तियाँ यानी कि श्लोक जो है वो गायों के से जुड़ी हुई है। जैसे कि गोधन, जो प्रधान जो हुआ करते थे उसे संपन्न बोला जाता था। उसके पास, जो प्रधान के पास जो है गोधन, गौ इतनी होती थी, उसे गोधन का स्वामी बोला जाता था, ठीक है, या उन्हें गोमत भी बोला जाता था। इसके अलावा इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें गविष्टि, गवेषणा, गवयत, इस तरह के शब्द जो है, तो पहले का जो अर्थ है गविष्टि, इसका मतलब है कि गाय की खोज करना। तो ये शब्द अपने आप में यह स्पष्ट करता है कि जो गोधन है, गोधन अधिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, मतलब गाय जो है, ठीक है, गोधन जो है। और ये हो सकता है अलग अलग समुदायों में, कबीलों में आपसी असंतोष का ये विषय रहा हो, ठीक है। यहाँ तक कि महाभारत में भी हमें सुनने को मिला है कि जो है गायों को चुरा के ले जाते थे, ठीक। शत्रु जो होते थे गायों को छुड़ा के ले जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हमें है वैदिक साहित्य से भी प्राप्त होती है। तो इससे पता चलता है कि जो गायों का जो उल्लेख है वह काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो इस वजह से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जो उस समय की सभ्यता थी वह पशुओं पर ज़्यादा आधारित थी। इसके अलावा जो मुखिया होता था, राजा या मुखिया, उसको गोपति भी कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में इसलिए से कहा जाता है क्योंकि वह गायों की रक्षा करता था। और ऋग्वेद में गोधूली शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यह मापने के लिए होता है, दूरी मापने के लिए, गोधूली, ठीक है। जब गाय चलती है तो जितना दूर चली, जितना धूल उड़ी है, तो उससे संबंधित है यह गोधूली, ठीक है। गवयुति, दूरी को जो है गवयुति का नाम दिया गया। और पुत्री को दुहिता, यानी कि जो दूध दुहन का कार्य करती थी स्त्रियां उस समय, तो उनको दुहिता बोला गया है। इसलिए इन्हीं सारे शब्दों से जो है, जो ऋग्वेद में इनका उल्लेख है, इससे संबंध में पता चलता है संदर्भों से कि गौपालन काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। चारागाह, गौशाला, दूध उत्पादन और पालतू जानवर के साहित्य के संदर्भ में जो भी श्लोक यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, सो तो में महत्वपूर्ण चीज़ें हमें प्राप्त होती है उस समाज को समझने के लिए जो कि पशुपालन पर टिकी हुई थी। ज़्यादातर जो उनका मुख्य पेशा था जो पशुपालन था।
इसके अलावा जो ऋग्वेद है उसमें पशुपालन के तो बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो कृषि गतिविधि से संबंधित है उसमें जो अन्न का वर्णन किया गया है केवल जौ का, और किसी भी अन्न का इतना वर्णन नहीं किया गया है जितना जिस तरह से जो गायों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम अनाज की बात करें तो उसमें केवल जो है जौ का वर्णन आता है। इसके अलावा ये भी हमें पता चलता है कि लौह तकनीक का प्रयोग नहीं करते थे, तांबे पर ही आधारित था उनका, जो भी औजार वगैरह जो बनाते थे वो तांबे के होते थे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम ये जान सकते हैं कि उसमें जो है उस समय लोहे का प्रयोग नहीं होता था। इसके अलावा जो है आग का प्रयोग जंगल जलाने के लिए करते थे। झूम कृषि करते थे। झूम कृषि पता है ना आप लोगों को? मतलब एक जगह पे कृषि कर दिए, खेती हो गई, ठीक है, अब उसको जो है काट करके फसल रख दिए, फिर उस खेत को छोड़ दिए, परती छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे जंगल काट करके फिर वहाँ पर जो है वहाँ पर खेती किए, फिर वहाँ से अनाज काट करके फिर दूसरी जगह खेती किए, फिर वापस जो है वापस जब फिर कुछ समय बाद वापस जो पहले वाला जो खेत था वहाँ पर फिर से अन्न उगाते हैं। तो इसलिए इस तरह से खेती करते थे, क्योंकि खेतों को जब परती छोड़ देते हैं तो उसकी जो उर्वरता होती है मिट्टी की वो एक दो सीजन के बाद जो है उस ज़्यादा हो जाती है, फिर वहाँ पे अनाज उगाते हैं तो वो ज़्यादा अन्न जो है पैदा होता है। तो इसलिए झूम की कृषि का प्रचलन था। इसके अलावा जो है ऋग्वेद में कई सारी नदियों का वर्णन है, जैसे कि सतलुज, सिंध, घग्गर, सिंधु हो गई, सतलुज, घग्गर, रावी। ठीक है, तो इनके बहाव में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता रहता था, इसलिए सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए भी जो है कृषि वगैरह के जो कार्य है उस वो जो है एक जगह रुक करके नहीं होता था, झूम कृषि होती थी, इस तरह से हमें पता चलता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो औजार हमें इसका प्रयोग पता चलता है जो कि ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, हसिया, कुदाल, कुल्हाड़ी, जो कि मोस्टली जो है जंगल को काटकर साफ करने के लिए और झूम कृषि करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। मतलब अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि लोग जो है खाना बदोश या अर्ध खाना बदोश थे, अपने पशुओं को साथ में लेकर के झुंडों में चला करते थे और कहीं कहीं रुक करके पशुओं को चराते थे, और कहीं रुक करके मतलब कुछ समय के लिए रुक जाते थे तो वहाँ वहाँ पे कृषि कर लिया करते थे, खेती वगैरह कर लिया करते थे, फिर उस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे, फिर वहाँ पे कृषि करते थे। तो इस तरह से झूम कृषि भी होता था, और अपने जो गोधन जो है जो जानवर, जो पालतू जानवर जो है उनको साथ में लेकर चलते थे, और जो उनके लिए जो चारा वगैरह है वो तो मिल ही जाता था, जब किस प्रकृति इतनी संसाधनों से युक्त थी भारतवर्ष की, तो घास वगैरह खाने को मिल जाता था। तो ये है। इसके अलावा जो है एक चीज़ इसमें और नोट करने वाली चीज़ है कि उस समय जो भूस्वामित्व यानी कि जो भूमि का मालिक जो है, इस तरह का कोई सिद्धांत नहीं प्राप्त, मतलब कोई व्यक्तिगत संपत्ति कोई सिद्धांत नहीं था। ठीक है, तो ये वैदिक साहित्य के संदर्भ से बोला गया है। अब ये बोध प्रश्न आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।